कहते हैं हर लड़की के जीवन का सफर उसके मायके से ससुराल तक का होता है। लेकिन फिर रिधिमा के जीवन का सफर ससुराल से मायके तक क्यों हुआ और कैसे तय हुआ? रिधिमा अपने पति गौरव, सास मालती, ससुर हसमुख और ननद शेफाली के साथ रहती थी। रिधिमा और गौरव की शादी को पूरे 1 साल से भी ऊपर हो चुका था। एक दिन जब गौरव अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहा था, तब वो अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के साथ वहां पर आता है। ईशा और गौरव दोनों ने ही शादी कर ली थी। माँ, मिलिए अपनी नई बहू से। यह है ईशा। ईशा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी और शेफाली। अरे वाह बेटा, क्या बात है, तुम नई बहू ले आए। ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? गौरव ने नई शादी की है, घर में मेरी सौतन लाई है और आप उसे उस बात की शाबाशी दे रही हो। मेरे बेटे ने तुमसे अच्छी बहू लाई है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें? और किसने कहा कि एक आदमी 2 शादियां नहीं कर सकता? गौरव भैया, मुझे नई भाभी बहुत पसंद आई। लव यू ईशा बाब्स, लव यू शेफाली। रिधवा एकदम से ये सब देखकर हैरान और दंग रह चुकी थी। एक पल में जो पति उसका था वो अब किसी और का हो चुका था। एक पल में जो ससुराल उसका था वो अब किसी और का हो चुका था। और अब वो एकदम अकेली पड़ चुकी थी। वो रसोई में अकेली ही रोती है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। गौरव गौरव ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उससे इतना प्यार किया है और हम दोनों पति पत्नी थे। हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन अब हो चुके हो। गौरव अगर तुमसे प्यार करता तो वो मेरे पास कभी नहीं आता। कुछ तो कमी रही होगी ना तुम में, जो उसने मुझ में देखी। सही यही रहेगा कि तुम अब अपना रास्ता देख लो, क्योंकि यहाँ रहकर तो तुम्हें रोज दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। इतना कहकर ईशा वहां से चली जाती है। लेकिन रिधिमा अपने आंसू पोंछकर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है और गौरव मेरा सुहाग है। मैं उसे फिर से पाकर ही रहूंगी। तो क्या हुआ अगर वो भटक गया है तो? मैं ईशा और गौरव के बीच में इतनी दरारें लाऊंगी कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे और गौरव फिर से मेरा हो जाएगा। रिधिमा अपना मकसद तय कर लेती है। अगले हफ्ते जब गौरव की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, तभी रिधिमा गौरव के लकी शर्ट को चुपके से इस्त्री से जला देती है। अब ये स्त्री से जला हुआ शर्ट देखकर गौरव ईशा पर खूब भड़केगा, क्योंकि ये शर्ट स्त्री करके ईशा ने रखा था और उसे लगेगा कि ईशा के हाथों से ये शर्ट जली है। तभी रिधिमा को कमरे में किसी के आने की आहट होती है, इसलिए वो पर्दे के पीछे छुप जाती है। कमरे में गौरव और ईशा आए होते हैं और गौरव जब जला हुआ शर्ट देखता है तब, ओह नो, ये क्या ईशा, ये शर्ट कैसे जल गया? ये मेरा लकी शर्ट है, मैं हर शुभ काम में इसे ही पहनता हूँ। I'm sorry गौरव, मुझे माफ कर दो। मैंने जब स्त्री किया था तब तो कुछ नहीं जला था और शायद मैंने ठीक से देखा ही नहीं होगा। कोई बात नहीं ईशा बेबी, मेरी जिंदगी में तुम आ गई हो ना, तुम ही मेरा लकी चार्म हो। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी और लकी चार्म की क्या जरूरत? ओह बेबी, आई लव यू। आई लव यू टू ईशू डार्लिंग। रिधिमा ने जिस तरह प्लान रचाया था वैसा तो कुछ होता ही नहीं, बल्कि उसका पूरा उल्टा हो जाता है। ईशा और गौरव एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और ये देखकर रिधिमा को बहुत बुरा लगता है। ये क्या हो गया? मैंने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन रिधिमा यहीं पर हार नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन रिधिमा गौरव के शर्ट पर लिपस्टिक के निशान लगाती है। अब देखना, जब ईशा गौरव की शर्ट पे ये लिपस्टिक के निशान देखेगी तब वो उससे झगड़ा करेगी और इनका यही झगड़ा इनकी जुदाई में बदल जाएगा। लेकिन जब ईशा उस शर्ट को देखती है तभी, गौरव, ये लिपस्टिक का निशान किस चुड़ैल का है? कैसी बातें कर रही हो ईशा बेबी? मेरी लाइफ में अब शर्ट्स पर लिपस्टिक के निशान लगाने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही है और किसी को नहीं। ऑफ कोर्स ये तुम्हारी लिपस्टिक का ही निशान है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कल रात को ही तो हमने हमारी सैटरडे नाइट मनाई थी। हाँ बेबी, वैसे ये देखो, हमारी हनीमून की टिकट्स हम मनाली जा रहे हैं हनीमून मनाने। वाह, कितना मजा आएगा वहाँ पर। थैंक यू गौरव, मनाली मेरी फेवरेट जगह है। बहुत मजे करेंगे हम वहाँ पर। और ढेर सारा रोमांस भी। इस बार भी रिधिमा की चाल
उल्टी पड़ जाती है और ईशा और गौरव दोनों ही हनीमून की तैयारियां करने लगते हैं। मेरी हर एक चाल नाकामयाब होती जा रही है। नहीं, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं अपने मकसद को पूरा करके ही रहूंगी। ईशा और गौरव को अलग होना ही पड़ेगा। मैं उन दोनों को हनीमून पर जाने ही नहीं दूंगी। रिधिमा ईशा के कमरे में तेल गिराती है और जब ईशा कमरे में जाती है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ती है। ईशा के पैर में बहुत गहरी मोच आ चुकी थी, जिस कारण गौरव और उसे हनीमून के प्लान कैंसिल करने पड़ते हैं और गौरव ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरे 1 हफ्ते तक ईशा के पास उसकी देखरेख करने के लिए रुक जाता है। चलो, मेरे पैर में मोच आने से एक बात तो अच्छी हुई। तुम और मैं, हम दोनों ने 1 हफ्ते दिन रात एक साथ समय बिताया। हाँ ईशा, अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। रिधिमा का हर एक प्लान लगातार फ्लॉप होते जा रहा था और अंत में ईशा और गौरव को साथ में खुश देखकर रिधिमा को एहसास हो जाता है। बस अब मैं और जतन नहीं कर सकती गौरव को वापस पाने का। मैं उस घड़े में कंकड़ फेंक रही हूँ जिसमें से कभी पानी ऊपर आएगा ही नहीं। गौरव अब पूरी तरह से ईशा का हो चुका है और वो दोनों एक साथ बहुत खुश है। मुझे अपने आत्मसम्मान को चुनना होगा और इस रिश्ते से खुद को आजाद करना होगा। शायद यहीं तक का था मेरा सफर, मायके से ससुराल और अब ससुराल से मायके तक। रिधिमा घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और कुछ ही महीने के टाइम पीरियड के बाद रिधिमा गौरव को तलाक दे देती है, जिसके बाद वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगती है और नई जॉब ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात प्रेम नामक एक भले और नेक दिल वाले आदमी से होती है। कुछ ही दिनों में रिधिमा और प्रेम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगते हैं। रिधिमा, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी प्रेम। जब ऑफिस में संडे की छुट्टी होती है ना, वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा होता है क्योंकि तब मैं दिन भर तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। पगले, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना रिधिमा? कल मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, एक बहुत बड़ी बात। क्या कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है। रिधिमा के जन्मदिन के दिन प्रेम उसके घर आकर घुटने टेक कर उसे उसके माता पिता के सामने प्रपोज करता है। रिधिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने प्यार के मामले में अपनी जिंदगी में बस ठोकरें ही खाई हैं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या तुम मेरे साथ फिर से एक बार अपने मायके से ससुराल तक का सफर तय करना चाहोगी? हाँ प्रेम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हाँ, मैं मायके से ससुराल तक का सफर तय करने के लिए तैयार हूँ। प्रेम रिधिमा को अंगूठी पहनाता है। कुछ ही दिनों बाद शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की विधि विधान के साथ शादी हो जाती है और रिधिमा अपने नए ससुराल में जाकर बहुत खुशी से रहती है। इंद्रापुर नामक एक गांव में नौजवान केशव अपने माता पिता लाखन और इंदु के साथ रहा करता था। वो अपने पिता के साथ मजदूरी करता। सालों से मजदूरी कर करके लाखन ने अपनी बड़ी जमीन बना ली थी और साथ ही उसके नाम पर गांव में 2 बड़े बड़े घर भी होते हैं। केशव अपने पिता की तरह ही खूब मेहनती था और ईमानदार भी था, लेकिन उस गांव में भानु नामक एक जमींदार होता है जो गरीबों की जायदाद हड़प हड़प कर अमीर बन चुका था। लगता है अब इस लाखन की जायदाद को हड़पना पड़ेगा। लंबे समय से देखते आ रहा हूँ ये मजदूरी कर करके कितना धनवान बनते जा रहा है। एक दिन भानु लाखन को अपने पास बुलाता है और उसे शरबत में कुछ मिलाकर पिलाता है। उस शरबत को पीने के बाद लाखन का सर भारी भारी सा हो जाता है, मानो वो सम्मोहित हो चुका हो। लाखन काका, आप तो मेरे पिता समान हो, है ना? हाँ भानु बेटा, बोलो क्या बात है? तो जो मैं कहूँगा आप वैसा ही करना, ठीक है? चलिए जल्दी से इन कागजों पर अपनी दस्तखत कर दीजिए। लेकिन बेटा, ये कौन से कागज है? अबे यार, कहीं कोई जोखिम बोखिम वाला काम तो नहीं है बेटा? अरे नहीं नहीं लखन काका, आप दस्तखत कीजिए ना, इससे आपको लॉटरी भी लग सकती है। हाँ, क्या बेटा,
फिर तो जरूर दस्तखत करनी चाहिए। ये लो बेटा, हो गए दस्तखत। अगले दिन भानु लाखन के जायदाद पर कब्जा कर लेता है और वो लाखन केशव और इंदुमती को उनके ही घर से बाहर निकाल देता है। ये तुमने बहुत गलत किया है हमारे साथ भानु। अरे जाओ जाओ लाखन काका, आपकी अकल क्या खास चरने गई थी दस्तखत करते वक्त। अब आपने दस्तखत कर दिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ना आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही कोई कानून कायदा। बेचारे लाखन को अपने बेटे केशव और बीवी इंदुमती के साथ दूसरे गांव जाना पड़ता है, जहां जाकर टेंशन के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद केशव अपनी मां के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहने लगता है और वो इस गांव में भी मजदूरी का काम करने लगता है। आ गया बेटा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर तेरा खाना लगा देती हूँ मैं। आज मैंने खट्टी मीठी दाल बनाई है जो तेरे पापा को भी बहुत पसंद थी। माँ, संभालिए अपने आप को। केशव और इंदुमती दोनों जैसे तैसे जीवन गुजार रहे होते हैं। कुछ महीने बाद केशव चांदनी नामक एक लड़की से शादी कर लेता है। चांदनी एक गरीब घराने से होती है। वो केशव से बहुत प्यार करती है और इंदुमती को अपनी माँ की तरह संभालती है। एक दिन, केशव, माँ जी, पापा जी भी मजदूरी करते थे? हाँ चांदनी, पापा और मैं इंदिरापुर में साथ में मजदूरी करते थे। तो फिर आप लोग इंदरपुर छोड़कर इस गांव में क्यों आ गए? केशव चांदनी को सब कुछ बता देता है, कैसे भानु ने धोखे से लाखन की जायदाद हड़प ली। ये सब सुनकर चांदनी को बहुत दुख होता है और वो केशव और इंदुमती से कहती है, आप दोनों चिंता मत कीजिए केशव, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये चालाक चांदनी अब उस भानु को अच्छा सबक सिखाएगी। लेकिन वो कैसे चांदनी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चांदनी कुछ दिनों के कपड़े बांधकर इंदिरापुर रहने जाती है और वहां पर वो हर तरफ ये खबर फैला देती है कि सुनो 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 गांव वालों, कान खोल कर सुन लो, इस गांव में जो भी व्यक्ति मुझसे शादी करेगा मैं उसे खजाना दूंगी। जी हाँ, मेरे पास ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं हैं, परंतु वो व्यक्ति खुद भी धनवान होना चाहिए। एक गरीब आदमी धन के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानता है जितना कि एक धनवान आदमी। इसीलिए एक धनवान आदमी जो मुझसे शादी करेगा उसे ही मैं दूंगी वो खजाना। गांव वाले चांदनी की ये अजीबो गरीब बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। सभी उसकी ये घोषणा को सुनकर आपस में बातें करने लगते हैं। काश मैं धनवान होता, फिर तो मैं इस औरत से पहले शादी करता। चांदनी अब उस गांव में ही रहने लगती है और धीरे धीरे चांदनी की डिमांड की ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। और जब भानु को चांदनी के बारे में पता चलता है तब, अरे हाँ भानु भाई साहब, यह खबर एकदम ताजी है। उस औरत का नाम चांदनी है, चांदनी। उससे जो भी धनवान व्यक्ति शादी करेगा वो उससे खजाना देगी। नैन नक्श से भी बहुत सुंदर है वो। वाह वाह वाह, खजाना! और उसके खजाने को पाकर माला माल हो जाऊंगा। हाँ भानु भाई साहब, अब जल्दी से उसे चांदनी के पास जाओ। यहाँ पर चांदनी का प्लान काम करने लगा था। वहाँ दूसरे गांव में केशव और इंदु चांदनी के लिए बहुत चिंतित हो रहे थे। हे भगवान, केशव बेटा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहीं बहू किसी मुसीबत में ना फंस जाए। नहीं माँ, जितना मैं चांदनी को जानता हूँ मुझे पता है वो बहुत बहादुर है। वो हमें हमारी खोई हुई जायदाद लौटाकर ही रहेगी, देख लेना आप। आशा करती हूँ कि वैसा ही हो केशव बेटा। भानु चांदनी के पास जाता है। जी नमस्ते, मेरा नाम भानु है। तो आखिर मछली जाल में फंसी गई। मैं आपसे शादी करने के लिए आया हूँ। मैं इस गांव का धनवान आदमी हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है भानु जी, ये देखिए, ये संदूक जिसमें से तेज चमकने वाली सुनहरी रोशनी आ रही है, इसमें है वो बेशकीमती खजाना। भानु उस संदूक में से निकल रही
सुनहरी रोशनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह वाह वाह, इस खजाने को देखकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसे जल्दी से मुझे दे दो ना। लेकिन इस खजाने को पाने के पहले आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। आपको मुझे अपनी जायदाद का 50% हिस्सा मेरे नाम करना होगा, वो भी कानूनी तौर पर। क्या? जी हाँ, क्योंकि ये खजाना आपकी 50% जायदाद से 100 गुना ज्यादा कीमती और मूल्यवान है। आह, अच्छा, ऐसी बात है क्या? क्या करूं? अगर मैंने अपनी आधी जायदाद इसके नाम कर दी तो ये मुझे 100 गुना ज्यादा मोल वाला खजाना देगी। नहीं नहीं, मैं अपनी जायदाद इसके नाम पर जरूर करूंगा। अगर इसने मेरी ये शर्त नहीं मानी तो मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान जी, ये मना नहीं करना चाहिए। ठीक है चांदनी जी, मैं आपको अपनी जायदाद का 50% हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम शादी करेंगे और आप ये खजाना मुझे दे दोगे। ठीक है भानु जी, ये हुई ना बात। भानु अगले दिन कानूनी तौर पर चांदनी को अपनी जायदाद का 50% हिस्सा दे देता है। ये रहे वो कानूनी जायदाद के कागजात। अब मेरी जायदाद का आधा हिस्सा आपके नाम हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद जी। ये लीजिए, अब ये खजाना आपका हुआ और साथ ही मैं भी आपकी हुई। वाह वाह, लाइए। लेकिन जैसे ही भानु उस संदूक को खोलकर देखता है तब वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस संदूक में नकली खजाना होता है। ये क्या? इस संदूक में तो नकली खजाना है। हाँ, ये सब एक नाटक था, तुझ दरिंदे से मेरे स्वर्गवासी ससुर जी की जायदाद वापस लेने के लिए। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स इंदुमती और केशव भी आ जाते हैं। वाह मेरी चतुर पत्नी, क्या चतुराई से तुमने पापा की सारी जायदाद को वापस ले लिया। क्या केशव? अब तुम्हारे खेल खत्म हो चुके हैं भानु। भानु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस तरह चतुर पत्नी चांदनी चतुराई से अपने मकसद को पूरा करके अपने ससुर की जायदाद को वापस ले लेती है और साथ ही भानु जैसे लालची और बुरे आदमी को सजा भी दिलवा देती है।